नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और चुनाव इंडिया का एनडीटीवी डेटा सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज हम डिकोड करेंगे तमिलनाडु के सियासी समीकरणों को। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा टीएम वीरा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं एनडीटीवी के। दोनों मेहमानों से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो तमिलनाडु का जो सियासी गुणा गणित है वो ये है कि यहाँ पर मुख्य तौर पर दो ही पार्टियों का दबदबा सियासत में देखने को मिलता है। एक दौर था जब कांग्रेस यहाँ पर एक मजबूत प्लेयर थी, लेकिन वो दौर बीत चुका है। अब तो डीएमके या फिर एआईएडीएमके के बीच ये सियासी टकराव देखने को मिलता है। लेकिन 2024 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन सा गठबंधन बाजी मारेगा, इन तमाम पहलुओं को खंगालेंगे आंकड़ों के जरिए। तो सबसे पहले हम आंकड़ों पर ही नजर डाल लेते हैं। हम पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे तमिलनाडु की सियासत में डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा रहा है। डीएमके का परफॉर्मेंस आप देखिए, और 2004 से हम आपको दिखा रहे हैं। 16 सीट 2004 में, 2009 में 18, 14 में खाता भी नहीं खुला और 2019 में शानदार प्रदर्शन डीएमके ने किया और 24 सीट हासिल की। अब जरा एआईएडीएमके की परफॉर्मेंस पर नजर डालिए। 2004 में खाता नहीं खुला पार्टी का, 2009 में 9 सीट और 2014 में शानदार प्रदर्शन पार्टी ने किया। 37 सीटें जीती 39 में से, और एक सीट 2019 में एआईएडीएमके के खाते में आई थी। अब जरा कांग्रेस की परफॉर्मेंस भी फटाफट देख लेते हैं। कांग्रेस ने कैसा परफॉर्म यहाँ पे किया। 2004 में 10 सीट, 9 में 8, 14 में खाता भी नहीं खुला और 2019 में 8 सीटें पार्टी ने यहाँ पर जीती हैं। बीजेपी यहां पर कहां स्टैंड करती है, यह देखना भी बेहद जरूरी हो जाता है मौजूदा चुनाव को देखते हुए। 2004 में 0, 9 में 0, 14 में 1 और 2019 में कोई भी सीट पार्टी के खाते में नहीं आई है। ये तो हुआ सीटों का समीकरण। अब वोट प्रतिशत के लिहाज से अगर आंकड़ों को देखा जाए तो यहां पर आपको वोट प्रतिशत हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, डीएमके का वोट प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो 2004 में 25% वोट पड़ा, जो 2019 में बढ़कर 33% हो गया। अब इन आंकड़ों को हम आपको और तफसील से अगर दिखाएं, एआईडीएमके का वोट शेयर आप देखिए, 2004 में पार्टी को 30% वोट बढ़ा, जो 2019 तक आते आते घटकर 19% हो गया। हालांकि 2014 में पार्टी को शानदार वोट प्रतिशत हासिल हुआ था, 44%। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। 2004 में कांग्रेस को 14% वोट पड़ा और 2019 में पार्टी को 13% वोट मिले। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी का 2004 में वोट फीसदी था वो 5 था और 2019 में घटकर ये 4 रह गया। हालांकि पार्टी का जो हाईएस्ट वो वोट प्रतिशत था वो 2014 में था 6%। तो ये पूरा वोट प्रतिशत के लिहाज से आंकड़े हैं, और इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए पार्टी अंदाजा लगा सकते हैं हम कि कौन सी पार्टी कहां स्टैंड कर रही है। अब कितनी सीटों पर बीजेपी ने 10% से ज्यादा वोट हासिल किए, ये इन आंकड़ों के जरिए आप देख सकते हैं। 2004 में 6 सीटें ऐसी थी, 2009 में 2 सीटें ऐसी थी और 2014 में 8 सीटें थी, 2019 में 5 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी को 10% वोट मिला। तो इन तमाम आंकड़ों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी भले ही सीटों के मामले में पिछड़ी हो, लेकिन वोट शेयर के हिसाब से देखें तो कुछ सीटें ऐसी जरूर हैं पार्टी की जहां पर पार्टी की मौजूदगी दिखाई देती है। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फोकस किया दक्षिण पर, और तमिलनाडु में भी उन्होंने पूरा जोर लगाया है रैलियों के जरिए, रोड शो के जरिए। देश के विकास के साथ साथ तमिलनाडु के विकास के लिए भी एनडीए को वोट देना है। यहां डीएमके सरकार एनडीए के समर्थन में चल रही ये लहर से डर गई है। डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। और हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा टीएम वीरा हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, मेरा पहला सवाल आपसे, और सवाल ये कि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि तमिलनाडु की सियासत में डीएमके और एआईएडीएमके दबदबा रखते हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए यहां रास्ता बनाना? देखिए, बीजेपी एक सिग्निफिकेंट फोर्स के रूप में वहां उभरने की कोशिश कर रही है। एक पोस्ट जयललिता एरा में भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि एआईएडीएमके जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो सकती है पार्टी, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है ये। और एआईएडीएमके कमज़ोर होने से, क्योंकि एआईएडीएमके के पास
लार्जली दो तरह के वोट हैं। एक द्रविडियन मूवमेंट का वोट है, पेरियार वोट है आप उसको कह सकते हैं, और एक हिंदुत्व वोट भी है, क्योंकि जयललिता अपने ब्राह्मणियन लेगेसी को काफ़ी फ्लॉन्ट करती थी। तो वो वोट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास आ सकता है। यहाँ पर फ्लोटिंग वोटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, 20% से ऊपर। सो 2014 में जैसा आपने बताया वहीं 45% वोट शेयर मिला AIADMK को, और 2019 में वो घट करके 19% पे रह गया। तो ये 20% वोट जो है वो DMK और AIADMK के बीच में घूमता रहता है, लेकिन ये हार्डकोर आइडियोलॉजिकल वोट नहीं है पार्टी का, और इस वोट पर बीजेपी की नज़र है। चलिए, मैं TM वीरा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। TM वीरा सर, आपका क्या नजरिया है इस पूरे चुनावी समीकरण को देखने के बाद? दबदबा DMK का है, AIADMK का है, बीजेपी कोशिश कर रही है थर्ड फोर्स बनने की, और बीजेपी कोशिश कर रही है अपना स्पेस यहाँ पर क्रिएट करने की। कितना आसान, कितना मुश्किल है पार्टी के लिए? बहुत ही मुश्किल एक बात है। एक आप मान लीजिए, भाजपा आप जब कहते हो, तमिलनाडु में अभी जो चल रहा है वो अन्नामलाई फैक्टर कहा जाता है, ताकि भाजपा ने एक लोकल लीडर को प्रोजेक्ट किया है। भाजपा के रूप से ज्यादा वो एक पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट किया है वहां स्टेट में, और उस दौरान वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्ड करें वहां पार्टी में। ऐतिहासिक आपने डेटा काफी बताया, ये डेटा को आपने बिग पॉलिटिकल इवेंट्स के साथ जुड़ना चाहिए। जैसे 1967 इज द टाइम DMK comes to power. Since then the Congress slowly undermines. In 70s 71 once NGR forms the party of AIADMK DMK तब से चल रहा है, और कांग्रेस का एक थर्ड फोर्स के रूप में चला गया। अब 90s तक आप देखा जाए, AIADMK और DMK के बीच में ये जो थर्ड फोर्स जिनके साथ अलायंस करते वो जीत कर आते थे। जैसे जयललिता का अलायंस रहा है 2001 में भूपनार कांग्रेस के साथ, उसके पहले DMK ने भी अलायंस किया है कांग्रेस के साथ, उसके बाद DMK 99 में फॉर इंस्टेंस DMK भाजपा के साथ था NDA गवर्नमेंट में। 2004 में DMK कांग्रेस का अलायंस शुरू हुआ। तो काफी अलायंस पॉलिटिक्स काफी दूर तक चली है। अमिताभ जी, अलायंस की बात करी, TM वीरा ने अलायंस की यहाँ पर बात करी कि अलायंस की आधार पर परफॉर्मेंस यहाँ पे होती रही। क्या इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है कि नेशनल प्लेयर किस पार्टी के साथ इस रीजन में अलायंस कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड करती है? जी, अगर DMK की बात करें तो DMK ने जब भी भाजपा या कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया है उसको 5 सीटें भी नहीं आई हैं। और और अगर AIADMK की बात करें तो AIADMK ने दोनों पार्टीज के साथ अलायंस किया है, लेकिन उसका जो सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है वो 2014 में रहा है, जब वो अकेले लड़ी है। तो यहाँ पर जो भाजपा को एडवांटेज नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में है कि 50% से ऊपर वोट शेयर जब किसी पार्टी या अलायंस के पास होता है, तो उसको हराने के लिए आपको उसके वोट से अपने पाले में सपोर्टर्स या वोटर्स को छीनना पड़ता है। यहाँ पर 50% से ऊपर DMK है, 20% पर लगभग AIADMK है, और बीजेपी और PMK 10% पर है। तो अगर बीजेपी को सीटें जीतनी है तो यहाँ पे 20% सिर्फ AIADMK का नहीं, उसको DMK से भी वोट शेयर जो है अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। जी, मैं TM वीरा सर, मैं आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया यहाँ पर चाहता हूँ कि अन्नामलाई को इस बार पार्टी ने सामने खड़ा किया है। एक लोकल लीडर हैं, लोकल फेस हैं, और उसको लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो सीटें जहां पर पार्टी महसूस करती है कि उसकी मौजूदगी है, वहां पर ये फैक्टर कितना काम करेगा? There are some seats like let's say Coimbatore or let's say Kanyakumari where it will have a factor, but ये जो वोट शेयर की बात है वो इलेक्शन के बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। मैं एक ही चीज अमिताभ जी का जो कह रहे थे, I just want to add something, Amitabh, that the DMK vote is not something that's going to go towards the BJP because it's an ideological confrontation. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी है। आप देखते रहिए NDTV। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। NDTV डेटा सेंटर आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं, और आंकड़ों के जरिए आज हम तमिलनाडु की सियासी तस्वीर को 2024 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं और इस तस्वीर को समझते हैं। बात करेंगे 2019 में कहां गए AIADMK के वोटर। 40% DMK और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ था उसके खाते में चले गए, 37% पास रहे AIADMK और बीजेपी के अलायंस के पास।
एआईएमके के पास 17% वोट गए और अन्य के पास 6% वोट गया। ये तो बात हुई एआईएडीएमके की। अब 2019 में डीएमके के वोटर्स का क्या हुआ ये हम आपको दिखाते हैं। कंसोलिडेशन की बात टीएम वीरा कर रहे थे, कंसोलिडेट हुआ वोट 89% डीएमके कांग्रेस अलायंस के पास ही रहा, यानी कि इधर उधर नहीं गया। 6% वोट अलबत्ता एआईडीएमके और बीजेपी के पास गया और 2% वोट मिला एएमएमके और 3% वोट अन्य को मिला। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं और यहां पर हम बात करेंगे ओपीएस और दिनाकरन फैक्टर की। ओपीएस यानी पनीर सेल्वम एक जमाने में एआईडीएमके का हिस्सा हुआ करते थे, चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अलग है। दिनाकरन के साथ भी यही है, अब वो अलग है एआईडीएमके से। अगर ये दोनों एआईडीएमके के वोट काटते हैं तो तस्वीर क्या होगी? डीएमके को फायदा होगा, एआईडीएमके को नुकसान होगा। इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं। बीजेपी पर इसका क्या असर पड़ेगा वो भी अब देख लेते हैं फटाफट। बीजेपी की 2019 में भी 0 सीट थी, 2024 में भी 0 का ही अनुमान है, यानी कि बीजेपी को नफे नुकसान के नजरिए से देखें तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, वो आंकड़ा वहीं पर रहेगा। अब हम एक और आंकड़े को आपको दिखाते हैं। डीएमके प्लस का अगर 10% वोट करता है, बीजेपी प्लस के पास जाता है तो क्या होगा? 2019 में जो नतीजे थे वो थे 38 सीटें डीएमके प्लस के पास गई थी और 2024 में ये घटकर 36 सीटों पर आ सकती है। तो ये पूरा का पूरा हो सकता है। और एआईडीएमके की अगर हम बात करें तो 2019 में 1 सीट थी, 2024 में कोई सीट ना मिले, ये अनुमान हो सकता है। बीजेपी को इसका सीधा सीधा फायदा हो सकता है। 2019 में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, लेकिन 2024 में बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं अगर डीएमके का 10% वोट कटता है। सबसे पहले अमिताभ जी मैं आपके पास आता हूं। ये जो एआईडीएमके का वोट छिटका, अब वोट कंसोलिडेशन की अगर बात आती है, जो 2019 में हमने देखा तस्वीर उससे अलग हो सकती है क्या 2024 में? ईपीएस को भी ये आभास हो चुका है कि अगर एआईएडीएमके कमज़ोर होती है तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो भाजपा को मिलने वाला है। और भाजपा अगर दूसरे नंबर की प्लेयर यहाँ बन जाती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी एआईएडीएमके को परेशानी हो सकती है। देखिए, तमिलनाडु हमेशा पर्सनालिटीज़ की लड़ाई रही है। एमजीआर, करुणानिधि, जयललिता, कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों में भी ये बात है कि स्टालिन, ईपीएस, ओपीएस, दिनकरन ये उस लेवल के, उस स्टैचर के लीडर्स नहीं हैं। यहीं पे एंट्री हो जाती है प्रधानमंत्री मोदी की, जो कि पूरे भारत में एक कद्दावर नेता है। वहाँ पे कोई ये कह सकता है आपको कि मोदी फैक्टर सिर्फ 12% था, जबकि पूरे देश में 33% रहा है, लेकिन 0 तो नहीं था। तो वहाँ भी मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट पड़ रहे हैं। वीरा सर, ये जो पूरा चुनाव है, इससे पहले एक सनातन वर्सेस द्रविड़ का मुद्दा उठा, खूब उसको हवा दी गई। डीएमके के तमाम नेताओं ने इसके ऊपर अपने अपने बयान दिए, उसको लेकर काफी विवाद हुआ। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि काशी तमिल संगमम हम देखने को मिलते हैं और इन दो पृष्ठभूमि के बीच आते हैं पीएम मोदी। वो कितना बड़ा फैक्टर ऐसे में साबित हो सकते हैं? 2 चीज मैं बता देता हूं। व्हाट अमिताभ वाज पॉइंटिंग आउट, 2014 द ओनली डिफरेंस बिटवीन 2014 एंड 2024 ये है कि डीएमडीके जो उस वक्त सबसे बड़ा थर्ड फोर्स रहा है तमिलनाडु में, वो भाजपा के साथ अलायंस में थे तब, और एमडीएमके के साथ अलायंस थे और साथ में पीएमके भी थे। इस बार इट्स जस्ट विद पीएमके एंड फैक्शंस ऑफ द एआईएडीएमके लार्जली, जो टीटीवी दिनकरन और ओ पनीर सेल्वम का फैक्शन था, वो एक पार्ट है। दूसरा, आपने पूछा सनातन धर्म और ये जो कमेंट्स है, ये डीएमके का स्ट्रैटेजी है। इस इलेक्शन को लोकल इश्यूज या स्टेट गवर्नमेंट का एंटी इनकम्बेंसी पर नहीं छोड़ना और एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्रंटेशन के रूप में ले जाना डीएमके का कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो चाहता है कि ये स्ट्रैटेजी और वो जो आइडेंटिटी सेंटिमेंट और उनका जो कोर वोटर है उसको मजबूत करे। भाजपा क्या चाह रही है, जैसे नीलगिरीज जैसा क्षेत्र में जहां ए राजा के खिलाफ भाजपा ने एल मुरुगन को फील्ड किया, यूनियन मिनिस्टर, भाजपा लोकल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज पर कैंपेन करवाना चाह रही है और उस मुद्दे पर जाना चाहती है। तो देखिए, जहां तक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्रंटेशन जब हो जाएगा तब तमिलनाडु में डीएमके का एडवांटेज हो जाएगा। अमिताभ, आपसे जानना चाहते हैं कि इस पूरी पृष्ठभूमि के अंदर, चाहे वो आइडियोलॉजिकल इश्यूज हो, चाहे वो लोकल इश्यूज हो, परिवारवाद हो, करप्शन हो, इन तमाम इश्यूज के साथ बीजेपी अपनी बात को आगे बढ़ा रही है वहां पर। ऐसे में इस पृष्ठभूमि में मोदी फैक्टर क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए, 2019 में एक गो बैक मोदी कैंपेन था, तो उसके कंपैरिजन में अगर आज की बात करें तो आज मोदी काफ़ी स्ट्रांगली उससे उभर करके आए हैं। और तमिलनाडु में ये जो आप रीजनल प्राइड की बात कर रहे हैं, तमिल समागम की, इन सब चीज़ों की वजह से जो तमिल रिच कल्चरल हेरिटेज लेगेसी है उसको कहीं ना कहीं अपनाने की बात कर रहे हैं मोदी। पहले हिंदुत्व, हिंदुइज्म, इन सब बातों पर बीजेपी का फोकस था, लेकिन वो स्ट्रैटेजी चली नहीं, क्योंकि तमिलियन प्राइड, पहले बीजेपी को एंटी तमिलियन या एंटी तमिल पेंट किया जाता था डीएमके या अन्य दलों द्वारा। इस बार क्योंकि बीजेपी या मोदी खुद
तमिल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, संस्कृत से पुरानी है, और उसके रिच कल्चर हेरिटेज की बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद जैसे गुजराती अस्मिता, तमिलियन प्राइड को छेड़ दिया है, जिसकी वजह से जो है वो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत ही डॉन्टिंग टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है बीजेपी के लिए वहां, और जो भी बीजेपी को वहां पे मिलेगा वो उसके लिए एडवांटेज ही होगा, क्योंकि पिछली बार तो उसे कोई सीट मिली नहीं थी। तो इस तरह से नेट नेट एडवांटेज या गेन होने ही वाला है, ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, और टीम वीरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज कार्यक्रम में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नया राज्य होगा, नए आंकड़े होंगे और तमाम समीकरणों के आधार पर तस्वीर को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, फिलहाल एक ब्रेक। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।